नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पूर्व प्रधान 60 वर्षीय श्रीराम चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए वर्तमान प्रधान पति राम सेवक चौहान, दिव्यांग सतीराम चौहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस लाइन सभागार में गिरफ्तारी की कार्रवाई का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 29 सितंबर की आधी रात को अपने नए घर के बरामदे में सो रहे पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की कनपटी पर गोली मारकर हत्या के मामले में उनके विश्वसनीय साथी व घटना के समय उनके बगल की चारपाई पर सो रहे दिव्यांग सतीराम चौहान को गिरफ्तार किया गया। वह पहले दिन से ही जांच के दायरे में था, क्योंकि बगल में सोने के बाद भी तमंचे से फायरिंग की आवाज नहीं सुनने की बात उसने कही थी। पूछताछ में सतीराम ने बताया कि अपने भाई की पत्नी को गांव में पंचायत सहायिका की नौकरी लगाने के लिए वर्तमान प्रधानपति राम सेवक चौहान से संपर्क किया था। तब वर्तमान प्रधानपति ने चुनावी रंजिश व मुकदमेबाजी के चलते पूर्व प्रधान की हत्या करने पर नौकरी के साथ ही 50,000 रुपए देने का लालच सतीराम चौहान को दिया। इसके बाद प्रधान के पुत्र सुरेंद्र चौहान और सुरेंद्र के पुत्र शुभम चौहान भी साजिश में शामिल हो गए। घटना वाली रात पूर्व प्रधान श्री राम चौहान अपने पुराने घर से रात में 9 बजे अपने नए घर के बरामदे में रोज की तरह जाकर सोए और उनके बगल की चारपाई पर सतीराम चौहान सो गया। रात में ही सुरेंद्र चौहान ने सतीराम को तमंचा उपलब्ध कराया। इसके बाद ठीक 12 बजे सतीराम चौहान ने श्री राम चौहान की कनपटी पर फायर कर दिया। रात 12 बजे का समय इसलिए तय किया कि लोग समझे कि बर्थडे को लेकर किसी ने आतिशबाजी की है। गोली लगने के बाद दिव्यांग सतीराम वहीं रह गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से भाग गए। जब मौके पर कोई नहीं आया तब सतीराम ने तमंचा लेकर अपने घर में छुपा दिया था। सितंबर 2024 को थाना अहरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधानपति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे भी पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधानपति हैं राम सेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने यह घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और राम सेवक चौहान हैं, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो राम सेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे। और रात में 12 बजे यह घटना की गई है, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गाँव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है,
उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज़। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की। सर कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने केस में फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने घटना कारित किया। सर, एक शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी घटना को अंजाम देने की बात है, तो अब तक क्या पुलिस को गुमराह करने या इस पर पुलिस का पहले से शक नहीं जा रहा? देखिए, पहले दिन से ही डे 0 से ही बगल में सोए होने के कारण और इसको भनक भी ना लगना, ये हमारे लिए संशय का विषय था। उस पर हम लोगों ने जब गहराई से जांच की और कड़ाई से इससे पूछताछ की तो ये चीज़ें प्रकाश में आई। विकलांगता होने का ये फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन जब हमने गहराई से इससे पूछताछ की कि तुमने क्यों मारा और किस कारण से मारा और तुमको असला कहाँ से मिला, तो उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि सुरेंद्र चौहान ने मौके पे मुझे, जब मैं लेटा हुआ था तो उसने ही लाके असला मुझे दिया था और मैंने केवल बगल में आके और घटना को अंजाम दिया और असला को वो लेके चला गया। सर, फायर की आवाज़ किसी घर वालों ने नहीं सुनी, इसलिए परिवार में रहते थे लोग, तो क्या किसी विशेष तरह का असलाह था क्या? देखिए, जिस जगह पे इसने मारा है और जहाँ सोते थे वहाँ पर कोई और इसके अलावा नहीं सोता था। 2 दिन पहले ही इसका जो लड़का था ब्रजवान चौहान वो सोता था, लेकिन वो भी ससुराल गया हुआ था। तो इन्होंने इसी मौके को अच्छे से समझा कि ये मौका है जब मैं और वो अकेले रहेंगे और इसको मारा जा सकता है, इस कारण ये घटना की गई। और बाकी अन्य जो परिवार सदस्य थे वो गाँव के किसी अन्य घर में सोते थे, साथ में नहीं सोते थे। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशताब्दी वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में दिनांक 9 से 11 अक्टूबर 2024 तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त 18 मंडल आगरा, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, गोरखपुर, चित्रकूट, देवी पाटन, गोंडा, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या एवं आजमगढ़ की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ के मुख्य अतिथि नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। स्वागत के क्रम में सिराजुद्दीन क्रीड़ाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह, बुके भेंट एवं बैज अलंकरण कर किया गया। पहला मैच आजमगढ़ मंडल बनाम लखनऊ मंडल के मध्य खेला गया, जिसमें आजमगढ़ की टीम 23-10 के अंतर से विजयी रही। दूसरा मैच देवीपाटन मंडल बनाम मुरादाबाद मंडल के मध्य खेला गया, जिसमें मुरादाबाद ने 24-15 के अंतर से विजयी रही। तीसरे मैच आगरा ने मेरठ मंडल को 23-17 के अंतर से पराजित किया। चौथा मैच कानपुर बनाम मिर्जापुर मंडल के मध्य खेला गया, जिसमें मिर्जापुर ने 21-6 के अंतर से विजय प्राप्त किया। पांचवा मैच बस्ती बनाम प्रयागराज के मध्य खेला गया, जिसमें प्रयागराज ने एक तरफा मुकाबले में 14-1 के अंतर से विजयी रही। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुल्तान सिंह, युवा कल्याण अधिकारी जवाहर लाल यादव, क्रीड़ाधिकारी बलिया देवी प्रसाद सिंह, क्रीड़ा अधिकारी मऊ JP यादव, उप क्रीड़ाधिकारी आजमगढ़ आनंद देव उपाध्याय, नंदू उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ, प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय, खेल सचिव MSDU अनिल कुमार सिंह, GM पराग डेयरी आजमगढ़, एहसान अहमद अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ आजमगढ़, डॉक्टर CK त्यागी अध्यक्ष IMA एवं KM श्रीवास्तव सचिव जिला हैंडबॉल संघ आजमगढ़, रमाकांत वर्मा प्रबंधक प्रतिभा निकेतन स्कूल आजमगढ़, मुकेश यादव एशेज स्पोर्ट्स, सुरेंद्र सिंह चीफ रेफरी, माया प्रसाद राय, भूपेंद्र वीर सिंह, मिथिलेश यादव, मोहम्मद इरफान, अरविंद कन्नौजिया, गोविंद यादव,
करण श्रीवास्तव, विष्णु लाल, लाल चंद चौहान, रितेश श्रीवास्तव, अबू सैफ आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष पे आयोजित महिला वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 प्रदेश के 18 मंडलों की टीम प्रतिभाग कर रही है। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय के कार्यक्रमों द्वारा 11 बजे संपन्न कराया गया। ये कितने दिनों तक? ये प्रतियोगिता आज दिनांक 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 11 अक्टूबर को समाप्त होगी और इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए प्रतियोगिता ये आयोजित की गई है। इससे खिलाड़ी अपना देश और प्रदेश के लिए आगे के लिए अपना प्रतिभाग करें। मामूली विवाद में पिता की गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी बेटे को 10 वर्ष की कैद तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि इस मुकदमे में आरोपी बहू को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र की शांतिपुर पत्थरपुरवा गांव में 21 जुलाई 2018 की रात लगभग 8 बजे जगपत राम का अपने लड़के रामजतन और बहू सविता से कहा सुनी हो गई। इसी विवाद बात बढ़ जाने पर रामजतन और सरिता ने लाठी डंडा से जगपत को बुरी तरह से मारा। जगपत को बचाने आई उनकी पत्नी सुशीला देवी को भी लाठी डंडे से मारा पीटा और घर में ताला बंद करके बाहर चले गए। दूसरे दिन जब सुबह जगपतराम के दूसरे लड़के रामबचन ने ताला खोला, तब तक जगपत की मृत्यु हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पुत्र रामजतन को 10 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी बहू सरिता को दोष मुक्त कर दिया। आजमगढ़ में इस समय नवरात्रि की धूम है। जगह जगह देवी दुर्गा की भक्ति में सराबोर है। नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का भी अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में मां दुर्गा का वास रहता है। इसी अवसर पर आजमगढ़ के शहर के लाल दिग्गी स्थित बड़ा गणेश मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य गणमान्य लोगों के सौजन्य से 551 कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न वर्गों की 551 कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन कर उनको उपहार भेंट किया गया। कहते हैं शक्ति का साक्षात स्वरूप है कन्याएं। नवरात्रि में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भगवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। अतः 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही मां दुर्गा का पूजन आरंभ करें। कार्यक्रम के आयोजन समिति के पदाधिकारी ने बताया कि समाज में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जन जागरूकता के लिए और अपनी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसी को लेकर धर्म जागरण के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनमानस में घर घर में कन्या पूजन का कार्य सदियों से चला रहा है।
इसी क्रम में आज 551 कन्याओं को एक साथ यहां बुलाकर उनको बैठाकर उनके पांव धोए गए व पोछे गए। उनको चंदन टीका व आलता लगाया गया। उनको चुनरी ओढ़ाई गई व भोजन कराकर उनको उपहार सामग्री भेंट की गई। उन्होंने कहा कि बड़ा गणेश मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम संभवत जनपद में इतने बड़े रूप में पहली बार हुआ है और उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में यह क्रम न केवल जारी रहेगा बल्कि और भव्य रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम किया गया है अपने घर में कन्या देवी की पूजा होती है और नवरात्रि में उन्हीं का पूजन होता है। आज के सभी स्वरूपों में आज कन्या पूजन में पूरे आजमगढ़ से 1008 कन्याएँ आई, जिनका सभी कार्यकर्ताओं को पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी कन्याएँ हमारी देवी स्वरूप होती हैं। लोगों ने उनका पूजन किया, उनको भोजन कराया, उनका पैर छू के सारे कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया। एक समाज में पूरे विचार परिवार के माध्यम से यही कहना है कि समाज में हमारी कन्याएँ हैं, देवी हैं, उनका देवी जैसा सम्मान हो और पूरा विचार परिवार इस मौके पर उपस्थित रहा, सभी कन्याओं का आशीर्वाद। एक लक्ष्य रखकर कन्याओं को पूरे जिले से आमंत्रण दिया गया था। हरैया से लेकर रानी की सराय तक की सारी कन्याएं माता बहनों के साथ इस प्रांगण में आई और सभी सनातन भाई लोग बहनों को चुनरी पहना के, तिलक करके, पैर धो के, आलता लगा के, कुछ द्रव्य दक्षिणा दे के बहुत ही सुंदर प्रसाद सारी कन्याएं ने देवी रूप में ग्रहण किया। सभी लोगों को, जितने कार्यकर्ता आए थे, सबको आशीर्वाद दिया। हमारे सनातन के इस बड़ी परंपरा को जन सामान्य तक पहुंचाकर सभी वर्गों की कन्याओं का पूजन करके आजमगढ़ की सारी जनता अपने को धन्य महसूस कर रही है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे जिला प्रचारक वास्तव जी के सौजन्य से और बाकी सारे लोग संघ के उसमें कार्यकर्ता लगे। आजमगढ़ जनपद में रामलीला के मंच पर बार बाला के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जनपद के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक रामलीला के मंच का है। वीडियो में भोजपुरी गाने पर बार बाला आपत्तिजनक तरीके से डांस कर रही है। यह डांस रामलीला के मुख्य कार्यक्रम से पहले का बताया जा रहा है। इस डांस के द्वारा लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने और उनका मनोरंजन करने का उद्देश्य बताया जा रहा है। हालांकि भक्ति व धार्मिक कार्यक्रम में इस प्रकार के फूहड़ नृत्य पर रोक लगाने को लेकर पहले से ही शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी रामलीला आयोजन समिति के द्वारा इस प्रकार की हरकत कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मंच पर डांस वीडियो की जांच की जिम्मेदारी एसओ जियनपुर कोतवाली को सौंप दी गई है। एसओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आए जिसमें एक लड़की मंच पर डांस करती नजर आ रही है। इसकी जांच भी सौंपी गई है एसओ जियनपुर को और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, विधायक सदर दुर्गा यादव, विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसियों एवं विभाग के अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए कैंप लगाएं तथा उसके लाभ के संबंध में जनता को बताएं। उन्होंने कहा कि विधायकगण, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि जनप्रतिनिधियों को भी जागरूकता हेतु आमंत्रित किया जाए। जिलाधिकारी ने एलडीएम को पोर्टल पर आने वाले आवेदनों को अधिक से अधिक स्वीकृत करने के निर्देश दिए। विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर जनपद को दिए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था, एलडीएम एवं विद्युत विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर योजनांतर्गत लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवारों को चिन्हित कर योजना का लाभ दिया जाए। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एमएनआरई भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ ही उपभोक्ताओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी प्राप्त होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए MNRE भारत सरकार द्वारा PM सूर्य घर मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसकी निम्न विशेषताएं है, जिसमें रूफटॉप कैलकुलेटर, GIS मैपिंग, सरल सब्सिडी वितरण प्रक्रिया DBT के माध्यम से एवं विभिन्न बैंकों को लोन प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐप में सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राविधान केवल डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पैनल पर ही उपलब्ध है। नॉन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पैनल लगाने पर उपभोक्ता सब्सिडी का पात्र नहीं होगा, किंतु उनके आवेदन भी पोर्टल पर स्वीकार्य होंगे। योजनांतर्गत प्रदेश में 25 लाख घरों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 से 2 किलोवाट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75% का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 1 किलोवाट पर 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 एवं 3 किलोवाट पर 108,000 सब्सिडी दिया जाएगा। इस योजना में उपभोक्ता के घर पर जो सोलर लगा है वह पहले घर के लोड को चलाता है, फिर जो बिजली बच जाती है वह ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाती है। ग्रिड में एक्सपोर्ट हुई बिजली उपभोक्ता को रात में फ्री इस्तेमाल करने को मिलती है। इस तरह उपभोक्ता की बिजली फ्री हो जाती है। इस योजना में 7% पर बैंक लोन भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी डिस्कॉम्स द्वारा योजना का प्रचार एवं प्रसार अपने सभी सब स्टेशन, बिलिंग काउंटर्स, बिल कलेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर्स के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यूपीनेडा द्वारा वेंडर्स इम्पैनलमेंट प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए वेंडर इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया मात्र 6 घंटे में पूर्ण कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज 2 की सरलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यूपीनेडा द्वारा वेंडर्स फर्म का इम्पैनलमेंट पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि LMV1 उपभोक्ताओं को UPPCL द्वारा टैरिफ को क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता है। अगर यह उपभोक्ता सोलर रूफ आप लगाएंगे तो UPPCL से कम बिजली खरीदेंगे एवं डिस्कॉम के सब्सिडी भी कम होगी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगभग 1.8 करोड़ लाइफलाइन उपभोक्ता है, जिनका विद्युत भार 1 से 2 किलोवाट है। इन उपभोक्ताओं को UPPCL 3.50 रुपए के टैरिफ पर विद्युत सप्लाई करता है, जबकि घरेलू टैरिफ 6 रुपए 50 पैसे है। अतः इन कैटेगरी के उपभोक्ताओं को अत्यधिक सब्सिडी देनी पड़ती है। जबकि अगर इन उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाता है तो इन्हें 75% सब्सिडी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होती है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत, नेडा विभाग के अधिकारी, LDM, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में सड़क पर निकले एक जुलूस के दौरान चौराहे पर 2 युवकों के द्वारा हाथ में तलवारों को लहराते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के थाना के समीप ही एक चौराहे का है, जिसमें एक संगठन के द्वारा निकाले गए जुलूस में 2 युवक चौराहे पर नंगी तलवारों को अपने अपने हाथों में लेकर लहरा रहे हैं। वहीं पीछे कुछ लोग झंडा लेकर चल रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है। मामले में आजमगढ़ के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि मामले में SO रौनापार को इस वीडियो की जांच सौंप दी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह वीडियो कब का और कहां का है और जुलूस किसके द्वारा क्यों निकाला गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें 2 लड़के हाथ में तलवार लिए चौराहे पर नज़र आ रहे हैं और पीछे कुछ लोग उनके चल रहे हैं। इसकी जांच SO रौनापार को सौंपी गई है। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कौन लड़के हैं और कब का ये वीडियो, और शीघ्र ही नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिवक्ता की जमीन कब्जा होने की विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता बुधवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। नाराज अधिवक्ताओं ने 20 मिनट तक गिरजाघर चौराहे पर चक्का जाम भी किया। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की आपात बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफ उमर खान ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। बैठक में अधिवक्ता गोविंद चौहान की जमीन को विरोधियों द्वारा कब्जा किए जाने तथा इस प्रकरण में थानाध्यक्ष मेहनगर की संदिग्ध भूमिका की कड़ी निंदा की गई।
नाराज अधिवक्ता प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए सड़क पर उतर गए। उसी समय पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा वहां से गुजर रहे थे। अधिवक्ताओं को सड़क पर देखकर पुलिस अधीक्षक ने संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफ उमर खान से बातचीत की और इस प्रकरण में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर सभी अधिवक्ता दीवानी न्यायालय परिसर में वापस चले गए। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।